अस्सलाम वालेकुम बेटा, वंस अगेन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों थर्ड लेक्चर के साथ आपके लिए हाजिर हैं। थर्ड लेक्चर में हमने आज शुरू करना है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनिक रेडियस तक हो गया था उस दिन, अब आ जाएंगे आप आयनाइजेशन एनर्जी पे। पेज नंबर बुक का आपका चल रहा है 6, साथ साथ बुक से टैली करते जाइएगा। जहाँ पे हेडिंग्स बनाने की ज़रूरत है या तो यूनिक नोट्स को फॉलो कर लें, उन्होंने इसमें हर चीज़ को जो टॉपिक्स हैं उनको अलग से लिखा हुआ पूरा, यानी कि हेडिंग्स बना के उसके फैक्टर्स और उसके जो ट्रेंड्स हैं उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक से करना है तो फिर आपको हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, बोर्ड में आपने विदाउट हेडिंग्स या ऐसे नहीं लिखना है। ओके बेटा, इसके बाद आप आएँ अब आयनाइजेशन एनर्जी पे आएँ, शुरू करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? नाम से वैसे क्या लगता है? नाम से ये लग रहा है कि किसी चीज़ को आयोनाइज करने की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, नाम से क्या लग रहा है? आयोनाइज करने की एनर्जी। तो आयोनाइज करने का क्या मतलब है? कि उसका इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी का जो वर्ड यूज़ करते हैं वो तब यूज़ करते हैं जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा हो। एग्जैक्टली अगर इसकी मुकम्मल डेफिनेशन कहें तो मैं ये कहूँगा कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने यहाँ पे कहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी की वो अमाउंट जो कि दरकार होगी, विच विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, कब, किस स्टेट में? जब वो एक आइसोलेशन की फॉर्म में होगा और जब वो गैसियस फॉर्म में होगा। हम ये वर्ड दो यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेशन और आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक एटम जब मौजूद है उसमें जो, अगर वो एटम उसके करीब में कोई और एटम भी मौजूद है, मिसाल वो किसी कंपाउंड में है, किसी कंटेनर में है, अगर उसके करीब और एटम भी मौजूद होंगे तो हो सकता है कि उन एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमारी इस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को डिस्टर्ब करे। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक कि वो गैसियस फॉर्म में है और दूसरा वो आइसोलेशन में अकेला मौजूद है। अब इस हालत में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक वर्ड और भी कह जाता है, ये भी याद रखें, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसको शॉर्टली IE भी कहते हैं और IP भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो ऑब्वियसली आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे, पहले उसकी एग्जांपल बताएंगे। एग्जांपल में आप दो एग्जांपल्स उसने बुक में दी हुई हैं, कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने लिख दिया है कि ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। जब ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो इस काम के लिए कितनी एनर्जी मुझे चाहिए हुई है वो मौजूद है यहाँ पे, वो 496 किलो जूल पर मोल है। यानी कि एक मोल सोडियम एटम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, सोडियम एटम को सोडियम आयन में चेंज करूं, उसके कैटायन में चेंज करूं, तो मुझे 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। इसी तरह इसकी एग्जांपल एक मैग्नीशियम की भी दी हुई है, उसमें मैग्नीशियम के लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। वो आप देख सकते हैं, जो आपको ईजी लगती है वो एक इसकी एग्जाम्पल याद कर लें। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ और डिस्कस होती है, वो ये है व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज़ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात। दूसरी बात यह कि इसी बात को यूँ पूछा जा सकता है कि व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एटम से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
और इसी आयन से जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, अगर मैं कहूं कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं, Na पॉजिटिव है ना, तो Na पॉजिटिव से मैं कहूं कि मैं जी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं, तो दिस विल बी कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो एक्चुअली जब सोडियम के हम देखते हैं ना, तो ये बहुत हाई है, इसलिए हम एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। जैसे आपकी बुक में उसने दिया हुआ है मैग्नीशियम की एग्जांपल, तो उसने लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके लिए जो एनर्जी है वो है 736 किलो जूल पर मोल। जब ये 736 या 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, और इसने ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब इसी से एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकल जाए तो क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव, और साथ में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया। अब ये इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसकी वैल्यू करीब 1146 किलो जूल पर मोल है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर क्यों है, आपने देख लिया, देखे ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए थी 736 किलो जूल पर मोल, तो दूसरे के लिए भी तो 736 ही चाहिए, होनी चाहिए थी असूलत देखा जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकंड आयनाइजेशन इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और वो हायर क्यों है, वो इसलिए हायर है कि जब आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो अब आपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करवा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया है, तो नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स। अगर पहले 11 एटम थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब प्रोटॉन तो 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो हमने ये बात की थी एटॉमिक साइज में कि उसका जो अट्रैक्शन है दैट विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी उसकी जो अट्रैक्शन है वो दैट विल बी इंक्रीज। जब वो इंक्रीज होगी तो अब आप पहले जितनी एनर्जी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब आयनाइजेशन, इसकी जो न्यूक्लियर इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है। अब जब इसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है तो अब आपको भी तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी। इसलिए हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर मिलती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, और ऐसा हमेशा होगा। और ये डिपेंड भी करेगा कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो कहाँ से निकल रही है। अब यही मैंने यहाँ पे बात की थी ना अभी, देखिए अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, जब आपने एक निकाला उसने दे दिया 736 किलो जूल पर मोल, आपने एनर्जी लगा दी, वो पहला इलेक्ट्रॉन निकला है। आप कहते हैं कि जी अब मैं मैग्नीशियम आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, तो अब आपने 1146 किलो जूल एनर्जी निकाल दी। तो अब आप ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम के ज़हन में रखो, तो यहाँ पे था कि मैग्नीशियम के जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गया, एक अभी भी बाकी था, आपने वो भी निकाल लिया, एनर्जी पुट कर दी। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो इट मीन्स के वो जो पीछे वाला कंप्लीट शेल है आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल, तो सोडियम इजीली तो फिर आपको वो एनर्जी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने दें। इसलिए इसकी एनर्जी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, वो हज़ारों में होती है। तो इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी थी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसकी भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू मच, हज़ारों में होगी। तो मैग्नीशियम के लिए बहरहाल वो 1146 है और फर्स्ट की 736 है। अच्छा जी बच्चे, अब आ जाएं इसके ट्रेंड्स के ऊपर, आ जाएं और इसके फैक्टर्स पे आ जाएं। फैक्टर्स में कोई नई बात नहीं है, आपने एटॉमिक साइज के फैक्टर पढ़ लिए हुए हैं। एटॉमिक साइज के फैक्टर में क्या क्या इस्तेमाल हुआ था, उसने कहा था वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी बातें होती। यहाँ पे भी वही अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे जैसे अब मैं अगर ये बात करूँ कि इसका ट्रेंड जो है वो ग्रुप में और पीरियड में क्या होगा, तो एक कॉन्सेप्ट वाली बात ज़हन में रख लें, आपको रट्टा मारने की या ऐसा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान है तो श्योरली ऑब्वियसली लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लोअर, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर। अब आप मुझे बता दें, खुद सोच लें कि ग्रुप में ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होने का या इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होने का। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी एटॉमिक साइज में, देखें ज़रा, किसी एटम का साइज हो ये और किसी एटम का साइज हो ये, एक एटम है उसका साइज है ये, एक एटम है उसका साइज है ये। आप बता दें कि किस एटम में न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, किस एटम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इस केस में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट टू मच, वो उससे करीब ही है, दूर नहीं। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, फासला बढ़ता गया, न्यूक्लियर चार्ज कम होता गया। न्यूक्लियर चार्ज कम होता गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है, वही बात है ना, किसी के वालिद साहब अगर सख्ती करते हैं अपने बच्चों के ऊपर तो उन बच्चों को बिगड़ने के चांसेस, उन बच्चों को बिगाड़ना मुश्किल होगा। लेकिन किसी के घर में सख्ती ज़्यादा नहीं है तो उनके बिगड़ने के चांसेस आसान हो जाएंगे। इसका साइज कम है, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। इसके साइज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो ऊपर का ग्रुप में जब बात की जाए तो अभी हमने एटॉमिक साइज पढ़ा है, तो वो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। इट मीन्स कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता जा रहा है। ईजी से मुराद यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि जी एनर्जी कम पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूँ कि जी उसको कम एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ कि जी उसको ईजी है निकालना। तो टॉप टू बॉटम इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। पीरियड नंबर 1 शेल नंबर 1, पीरियड नंबर 5 शेल नंबर 5, पीरियड नंबर 7 शेल नंबर 7, ऐसे ही साइज बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। यह बात होगी ग्रुप में। अब आ जाए पीरियड के ऊपर। पीरियड में भी वही वाली बात रिपीट। बेटा इसमें ना एक चीज ज़हन में रख लें, बातें सारी की सारी वही हैं, सब के सब फैक्टर वही हैं। साइज, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कह लें, उसको शील्डिंग इफेक्ट कह लें, ये फैक्टर सारे यही रहने। सिर्फ हर चीज़ के लिहाज से वो मॉडिफाई हो जाएंगे, हर चीज़ के लिहाज से अप्लाई हो जाएंगे। अब आए ज़रा पीरियड के ऊपर। जब आप पीरियड पे आते हैं तो लेफ्ट टू राइट, पहले मुझे बता दें कि साइज क्या हो रहा था। लेफ्ट टू राइट हमने साइज पढ़ा था कि वो हो रहा था डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। अब इसका साइज मोस्ट लेफ्ट पे जो है इसका साइज बड़ा है, जो मोस्ट राइट पे है उसका साइज छोटा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग। इसका ट्रेंड क्या बन जाएगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड बन जाएगा। इसका मतलब अब पूरी बात का जो हासिल कलाम है वो क्या हुआ कि ग्रुप्स के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है और पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ग्रुप्स में उसका साइज़ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर इफेक्ट कम हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए एनर्जी विल बी नॉट रिक्वायर्ड टू मच,
और जब पीरियड में आप आते हैं तो पीरियड में चूंकि उसका साइज़ कम होता चला जा रहा है, जब साइज़ कम हो रहा है तो न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली बाइंडेड विद द न्यूक्लियस, और जितना ज़्यादा वो टाइटली बाइंड होंगे उतना उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल। मुश्किल से मुराद वी विल हैव टू पुट मोर एनर्जी। ठीक हो गया बेटा? यही बातें आपके सामने एक ग्राफ की सूरत में भी ड्रॉ की गई हैं। बातें सारी यही हैं जो आपको बताई। देखें ज़रा, ये अगर आता है पेपर में आपने इसके ग्राफ ज़रूर बनाने हैं, ग्राफ इसके बनने हैं सारे, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी। अच्छा जी, देखें ज़रा, ये बनाया गया हुआ है ग्रुप में, ये ग्रुप का ट्रेंड क्या हो रहा है इसमें। पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहला एलिमेंट लिथियम, उसके लिए हायर एनर्जी दरकार है। ये आयनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीजिंग इस साइड पे। लिथियम हायर एनर्जी चाहिए, सोडियम के लिए पहले की निस्बत कम, पोटेशियम के लिए सोडियम की निस्बत कम, रुबिडियम के लिए पोटेशियम की निस्बत कम। यही बात तो हमने यहाँ पे की थी कि ग्रुप में उसका क्या ट्रेंड होगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ट्रेंड उसका, आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग, कम हो रही। अच्छा, अब इसका जो पीरियड में ट्रेंड आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें ज़रा, ये मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ। जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, पहले पीरियड में दो एलिमेंट हैं, एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, हीलियम। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और 2 भी हैं और फील्ड भी हैं। वो नोबल गैस है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भी हैं और उसका जो डुप्लेट है वो भी फील्ड है। तो इसलिए इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा। ये आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ये यहाँ से नीचे की से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है। तो हाइड्रोजन की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी कम और हीलियम की एनर्जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब मैं दूसरे पीरियड की तरफ आता हूँ, जैसे मैं दूसरे पीरियड की तरफ आता हूँ तो उसमें पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है लिथियम। अब लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, कोई मसला नहीं। एनर्जी कम, उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान का मतलब कि एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। तो देख लें आपको ग्राफ भी यही शो कर रहा है कि उसकी एनर्जी कम। अब जब उसके बाद लिथियम के जो नेक्स्ट आता है वो होता है बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर डुप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, अब उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, अब जब आप आते हैं तीसरे के ऊपर, बोरोन के ऊपर, तो बेरिलियम में डुप्लेट पूरा हुआ था, बोरोन में डुप्लेट से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बोरोन में, तो बोरोन के लिए फिर एनर्जी कम। जब आप कार्बन की तरफ आते हैं तो फिर उसके लिए एनर्जी ज़्यादा। ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग। अब कार्बन में इंक्रीज हुई, नाइट्रोजन में उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हुई, और उसके बाद नाइट्रोजन में इंक्रीजिंग का ट्रेंड अगर आप गौर करो तो नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन को मैंने कम शो किया है और नाइट्रोजन को ज़्यादा शो किया है। इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन में जो आउटर मोस्ट शेल है वो हाफ फिल्ड है। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसके जो पी के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। तो आपको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा एटम के लिए जो स्टेबल कंडीशन होती है वो होती है कि उसका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन। इससे कम स्टेबल कंडीशन होती है जब उसका ऑक्टेट हाफ फिल्ड हो, ऑक्टेट हो, ये जो भी है, जो उसका जो शेल है वो हाफ फिल्ड हो। यानी अगर पी में 6 आने थे, अगर 3 है तो दैट विल बी मोर स्टेबल। इस वजह से नाइट्रोजन की यहाँ पे जो एनर्जी है ये ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। वो जब ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए नाइट्रोजन ऊपर चला गया थोड़ा सा। उसके बाद सेम वही ट्रेंड रिपीट होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन इंक्रीजिंग हो रहा है, लास्ट में आके नोबल गैस नियोन का सबसे ज़्यादा। यही बात अब यहाँ पे रिपीट हो जाएगी थर्ड ग्रुप के लिए। सोडियम का कम, मैग्नीशियम ज़्यादा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम कम, सिलिकॉन थोड़ा सा ज़्यादा, फास्फोरस फिर हाफ फिल्ड आ गया, उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में ऑर्गन, जो कि इसका शेल कंप्लीट कर देता है ऑर्गन पे आके।
यहाँ पे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हुई पूरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और ये वाली बात जो है कि जी वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बड़ा कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड का। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज नंबर 8 पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टॉपिक भी आपने पहले बोर्ड में पढ़ा हुआ है, इसमें मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसे ग्राफ वगैरह नहीं दिए हुए इसने, इसलिए हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या थी। जब किसी आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, आयनाइजेशन एनर्जी में बात हो रही थी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बात हुई थी? इलेक्ट्रॉन निकलवाने की, लूज करने की। जब आप इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करें किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर, तो इस एनर्जी के लिए जो इसके नतीजे में जो एनर्जी चेंज आएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस एनर्जी की वैल्यू को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब होता ये है कि जब आप किसी, देखें ना, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि हर एटम wants to go towards the electronic configuration of nearer noble gas। नोबल गैस की तरफ जाना चाहते हैं ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन में, एक एलिमेंट में, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन हो या चलें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब इसने जाना है टुवर्ड्स ऑर्गन, सॉरी नियॉन, हीलियम नियॉन की तरफ जाना है इसने। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद प्रोवाइड करें तो इसकी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन हो जाएगी। ऐसे होगा जब आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड खुद से कर दें, खुद से प्रोवाइड करें, तो क्या एटम खुश होगा या नाराज़ होगा? वो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा था। जब आपने उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए, या 1 इलेक्ट्रॉन, एक से बात शुरू करें कि आपने उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन विल बी, एटम विल बी हैप्पी। जब वो हैप्पी होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी पहली वैल्यू नेगेटिव हुआ करती है। क्या इसको कहूँगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो नेगेटिव हो। अब देखें ज़रा पेज नंबर इसके ऊपर आपका बुक का जो है 8, इसमें फ्लोरीन की उसने दी हुई है -328, -328। अब नेगेटिव का मतलब कोई और नहीं, नेगेटिव आपको पॉजिटिव नेगेटिव आपको ये बात पता है कि हम इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं ना। जब सिस्टम इज रिलीजिंग एनर्जी, जब एटम इज रिलीजिंग एनर्जी, तो वी से इट नेगेटिव। और जब वी आर एडिंग अप द एनर्जी, वी आर गिविंग द एनर्जी टू द एटम, टू द सिस्टम, तो उसको पॉजिटिव कहा जाता है। तो इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन, चूंकि आपने जब दिया तो इसने एनर्जी की रिलीज, तो एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब फ्लोरीन की वैल्यू है 328, यानी कि फ्लोरीन को अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दें और फ्लोरीन नेगेटिव बना दें, तो ये 328 किलो जाउल पर मोल इसकी एनर्जी निकलती है। अब ये क्वाइट लॉजिकल है कि देखें, मैं यही बात जो मैं एग्जांपल ऑक्सीजन से दे रहा था, ऑक्सीजन वाली भी अप्लाई कर लें, फ्लोरीन वाली पहले बात कर लेते हैं कि जब आप फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन, वो पहले ही टुवर्ड्स दिस नोबल गैस की तरफ जाना चाह रहा है, नोबल गैस की अटेन करना चाह रहा है ना, तो आपने उसको वो इलेक्ट्रॉन जब दिया है, तो जब वो आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो इट विल रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसलिए हमने इसको कहा है कि ये नेगेटिव से शो किया है, और 328 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो पहली वैल्यू है वो नेगेटिव हुआ करती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, वो कहता है कि why the second value of electron affinity is positive। पहले तो हमने बता दिया कि नेगेटिव है,
मुकम्मल बात एक्सप्लेन हो गई, क्लियर होगी बात ये है कि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो हो जाती है पॉजिटिव। वो क्यों पॉजिटिव हो जाती है? अब मैं इसमें ऑक्सीजन की एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ, बुक के ऊपर भी लिखी हुई है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो उस वक्त तो वैल्यू होगी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसने एनर्जी रिलीज की। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड अप एन अदर इलेक्ट्रॉन इन द ऑलरेडी नेगेटिव आइन, तो आप ये बात लॉजिकली समझें कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले ही ज़्यादा है, उसके पास आपने नेगेटिव चार्ज उसको दिया हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपने ऐड अप किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पहले ही ज़्यादा है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहेंगे तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वो इजीली नया जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है सेकंड वाला जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहीं से फ़र्क देखो कि पहली एनर्जी पे, पहली वैल्यू पे एटम वाज हैप्पी कि उसने नेगेटिव वैल्यू शो की, उसने एनर्जी रिलीज की, वो खुश था। लेकिन जब आप सेकंड इसके अंदर ऐड अप करेंगे तो वो उसके अंदर फिर आपको एनर्जी पुट करनी पड़ेगी। आप यू हैव टू पुट एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो सेकंड वैल्यू है वो पॉजिटिव हुआ करती। अब इसकी देख लें, जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो है नेगेटिव 141 और जो दूसरी है उसकी पॉजिटिव 744 है, पॉजिटिव 744 किलो जॉल पर मोल। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर क्या हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड क्या हैं, ये सारा आपने पॉइंट बाय पॉइंट इसमें बना लेना है। फैक्टर इसके वैसे वही हैं, साइज़ ऑफ एटम ही है, न्यूक्लियर चार्ज है और फिर वैकेंसीज़, उसके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंसीज़ कितनी अवेलेबल हैं। जैसे कि फ्लोरीन के केस में 1 वैकेंसी अवेलेबल है, ऑक्सीजन के केस में 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इस बिना पे अच्छा इसका जो ट्रेंड है उसमें पीरियड में और ग्रुप में दैट इज़ सेम एज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। वो अगर टॉप टू बॉटम इसका ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है, जैसा कि उसमें आयनाइजेशन एनर्जी में था, और लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर में जो है बड़ा इजी सा सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ मेटल क्यों कहलाती है या मेटालिक करैक्टर क्या होता है? जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करे, इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए, मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए। एक तो आपने पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी तरह एक होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी कि जी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि कोई एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की सलाहियत। पॉजिटिव होने की सलाहियत का मतलब लूज करने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कितनी है? अगर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है। अगर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है तो हम कहेंगे इसका मेटालिक करैक्टर कम है। अब जब हमने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखा था उसमें हमने तफसील से ये बात डिस्कस की थी कि उसमें पीरियोडिक टेबल में मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर का जो ट्रेंड है वो है क्या। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि लेफ्ट साइड पे मोस्ट मेटल्स, इनर मिडल वन मेटल्स, उसके बाद जैसे जैसे आप राइट पे जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे आप राइट पे जा रहे थे तो आपका जो मेटालिक करैक्टर है वो कम हो रहा था। जो राइटेस्ट एलिमेंट्स हैं यानी कि जो मोस्ट इधर एलिमेंट हैं दीज आर प्योरली नॉन मेटल, तो दरमियान में आके यहाँ पे मेटलॉइड की भी बात हो रही थी। तो आपको यह बात फिर ऑब्वियसली क्लियर होगी इस तरह कि देखें ना, आप अब दोनों चीज़ों को रिलेट करें। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना विल नॉट बी इजी। इसका मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो सबसे इधर हैं, जो सबसे लेफ्ट पे हैं, दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स।
जो एलिमेंट सबसे राइट में है, दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल्स। सारी बातें आपस में रिलेट होगी, नॉन मेटल, मेटल, इसका चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ये सारा चीजें आपस में। अब देखें ना, सबसे इधर क्या है पीरियोडिक टेबल में, सबसे राइट में क्या है, नोबल गैस। तो नोबल गैस का जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, दैट इज फिल्ड। तो फिल्ड है तो वो तो मर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, उसमें तो हजारों की एनर्जी दरकार है, इसलिए नॉन मेटालिक करैक्टर। जितना आप लेफ्ट में है मेटालिक करैक्टर, जितना राइट में है नॉन मेटालिक करैक्टर। और मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक में जो एक स्टेयर सी बनती है, दैट इज मेटालॉइड। इस वक्त हम पेज नंबर आपके 8 के ऊपर हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, ये वाली बात हो गई है। उसके बाद एक छोटी सी बात सिर्फ ये है कि जो आपके हैं ना ये मेटल के ऑक्साइड, दीज आर बेसिक। देखें ना, मेटल के ऑक्साइड का क्या मतलब है, ये मेटल है, सोडियम मेटल है, उसका ऑक्साइड Na2O बन गया, ये बेसिक होते हैं। ये बेसिक क्यों होते हैं, ये बात पहले हो चुकी है कि ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये बेसिस बनाते हैं, इसलिए ये बेसिक है। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सोडियम का ऑक्साइड था, ये सल्फर का ऑक्साइड, ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2SO4। H2SO4, तो H2SO4 क्या है, एसिड है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इतनी सी बात है इसमें, ठीक हो गया। बाकी बच्चे इसमें कोई इसके जो ट्रेंड है वो उसके ऊपर पूरी मुकम्मल बात हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई सॉलिड का जो उसका इसका मेल्ट होने का जब एक सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। आपने मैट्रिक में एक प्रैक्टिकल भी किया हुआ है इसके ऊपर, आई थिंक नेफ्थलीन वहाँ पे आपने यूज़ की थी, फिनोफ्थलीन या नेफ्थलीन थी शायद, तो वो आपने यूज़ की थी। तो वहाँ पे जब आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, यानी सॉलिड फेज इज बीइंग कन्वर्टेड टू द लिक्विड फेज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, कोई भी चीज़ हार्ड क्यों होती है? कोई भी चीज़ गैस क्यों है? कुछ एलिमेंट लिक्विड क्यों है? कुछ एलिमेंट सॉलिड हैं। कुछ एलिमेंट सॉलिड हैं तो दे आर नॉट टू मच हार्ड। अब सोडियम मेटल है, वो हार्ड है, लेकिन आप उसको छुरी से काट सकते हैं। क्या आप ये लोहे के बारे में इमेजिन कर सकते हैं? आप उसको छुरी से पकड़ के काट सकते हैं, लेकिन सोडियम भी एक मेटल है, आप उसको छुरी से काट सकते हैं, आराम से कट कर सकते हैं। अब वो हार्ड है, हालांकि सॉलिड है, लेकिन वो लेस हार्ड है, और आयरन उसकी निस्बत बहुत हार्ड होता है। फिर इसी तरह जो एलिमेंट है वो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस क्यों? इसी तरह जो कुछ एलिमेंट है, ब्रोमीन इज ए लिक्विड, मर्करी इज ए लिक्विड, ये एलिमेंट लिक्विड क्यों है? ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन देयर वैलेंस शेल्स, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मौजूद हैं, ये आप आगे जाके 6th चैप्टर में एक वर्ड यूज़ करेंगे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का। अगर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका जो बाइंड करने की सलाहियत है वो ज़्यादा होती जाएगी, और जितनी उसकी बाइंड करने की सलाहियत है वो ज़्यादा होगी, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि वो हार्ड हो। एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड अप होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े होंगे। इसलिए जो ग्रुप वन है, ग्रुप वन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1a में 1, ग्रुप 4 में कितने हैं? 4, ऐसे ही। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इवन आप इमेजिन करें कि आप जब ग्रुप 4 का पहला एलिमेंट जो है, कौन है ग्रुप 4 के ए का पहला एलिमेंट? कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो
sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब है कि ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड, उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने बाइंड किया हुआ है, वो किसी के साथ एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड हुए हैं। तो जब एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो और उसके चारों इलेक्ट्रॉन बाइंड अप हुए हों तो ये सिनेरियो बनता है डायमंड में। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, 3200। और 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होने की रीज़न ही ये है, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की रीज़न क्या है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है बाइंड करने के लिए वो सबसे ज़्यादा है, उसका साइज़ कम है। नीचे आते रहेंगे तो फिर तो साइज़ इंक्रीज होता जाएगा ना, फिर वो वीक होता जाएगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होता जाएगा, तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा होता है। तो जब इसके अंदर कार्बन के केस में इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, और उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होने की रीज़न यही है कि उसके जो चारों जो कार्बन जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, वो फिक्स्ड है। अब देखें ना, ग्रेफाइट में ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। आपने ये बात भी सुनी होगी कि डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है और जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर है। आपको याद हो, आपने अपना जो उसके फर्स्ट ईयर का 4th चैप्टर के जो शुरू के टॉपिक पढ़े थे उसमें आपने एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी, उसमें भी आपने ग्रेफाइट और डायमंड की जो कंडक्टेंस की वो बात पढ़ी थी। तो डायमंड नॉन कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो इतने टाइटली बाइंड होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मौका ही नहीं देते, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल होता है। तो बहरहाल इसमें बात सारी ये बनी कि जितने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते चले जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती जाएगी, उतने ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए आपने इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ग्राफ भी आपको यही शो कर रहा है, बिल्कुल बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, ग्राफ में आपको शो किया हुआ उसने। और वेरिएशन इन ग्रुप इसमें क्या आ रही है कि जो टॉप टू बॉटम है उसके अंदर डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, इसको इतना रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टार्ट करेंगे। यहां तक जो बातें हो चुकी हैं, कंसेप्चुअल सारी बातें, इनको अच्छे तरीके से अपने जहन में रखें और इनको कंसेप्चुअली ही लें। रट्टा मारने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको कंसेप्चुअली लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने आपको ये बात बताया था कि इसमें वही 3-4 बातें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर एक बार आप अपना कंसेप्ट ये बना लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर रहा है, उसका क्या ट्रेंड आ रहा है, पीरियोडिक टेबल में जो साइज है उसका क्या ट्रेंड आ रहा है, पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट है उसका क्या ट्रेंड आ रहा है, अगर आप इन बातों के ऊपर अपना कंसेप्ट एक दफ़ा बना लेते हैं तो फिर आपके सारे के सारे टॉपिक आपके लिए ईजी होते जाएंगे और यही बातें आपकी आगे जाके 6 चैप्टर में भी रिपीट होनी। ठीक है बेटा, इसको इतना रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, गुड लक।